हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट पे, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं पुलिस भर्ती परीक्षा हल प्रश्न पत्र का भाग 2। अगर अभी तक आपने भाग फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहे। इसमें 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य की स्थापना के समय यानी 9 नवंबर 2000 को की गई थी। और संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन 14 मार्च 2001 को किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री NP नवानी, जो सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर थे, वे थे। NP नवानी थे इसके। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री चंद्रशेखर भट्ट हैं। और इससे पूर्व श्रीमती अ, राधा रतूड़ी उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त थी। अगला प्रश्न है, माननीय उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल थे। और इससे पहले उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी हैं। अगला प्रश्न है, पांडव नृत्य त्योहार किस समय किया जाता है? यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, क्योंकि हमें बताना है कि जो पांडव नृत्य त्योहार है यह किस समय किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया दीपावली, दूसरा ऑप्शन दिया गया होली, तीसरा ऑप्शन रक्षाबंधन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो पांडव नृत्य है यह एक प्रसिद्ध लोक उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह दशहरा व दीपावली के समय इसका आयोजन किया जाता है। यह नृत्य विशेषकर चमोली व पौड़ी गढ़वाल जनपद में अत्यधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र है? हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प दिया गया चौफाला, यह एक लोकगीत है। और दूसरा दिया गया है हुड़का, यह जो कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और तीसरा दिया गया है छोलिया, यानी जो उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा हुड़का। जो हुड़का है यह उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है। और जो हुड़का है इसका प्रथम उल्लेख मनुकृत नाट्य शास्त्र में इसका प्रथम बार उल्लेख मिलता है। यह कुमाऊनी क्षेत्र का अत्यधिक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, पब्लिक आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पब्लिक आर्ट्स इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के अल्मोड़ा तथा देहरादून जनपद में स्थित है। यहाँ देहरादून और अल्मोड़ा यहाँ विकल्प में नहीं दिए गए, तो इसका विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है, 38वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कालाडूंगी, जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, वहाँ स्थित है। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका अधिकांश भाग नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा विकल्प दिया गया राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा दिया गया संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, और चौथा दिया गया सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। अब संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसका विकल्प सी, सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, सही है। अगला प्रश्न है, PTI का पूर्ण स्वरूप क्या है? PTI का फुल फॉर्म यानी या पूर्ण स्वरूप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। आगे के प्रश्न हिंदी से संबंधित है।
इसमें 41वां प्रश्न है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी मन का फेर। हमें बताना है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जैसे कि आप ये कबीर जी का प्रसिद्ध पंक्ति है। इसमें आप देख सकते हैं इस पंक्ति में कि जो मन का शब्द है इसकी 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, और जो दोनों बार में इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर इस शब्द का मन का शब्द का अलग है और यहाँ पर अलग है। अगर अगर मन का शब्द का है और तो इसके अर्थ भी अलग अलग बार प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इसमें क्या है, यमक अलंकार है। इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न दिया गया, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में हमें एक दूसरे की मदद की सहायता आवश्यक पड़ती है, और तो इसका इस लोकोक्ति का अर्थ होता है एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, और तो इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न दिया है, जो जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधित विशेषता बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या उस क्रिया विशेषणों को क्या देते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया रीतिवाचक, दूसरा दिया गया स्थानवाचक, तीसरा दिया गया कालवाचक, चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधित विशेषता बताने वाले पद को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, यथासंभव, अवश्य इसके उदाहरण है, और तो इसका विकल्प ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण सही है। अगला प्रश्न है, पुनरुक्त शब्द या शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें पहले बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो पुनरुक्त शब्द होते हैं ये क्या होते हैं। जब एक शब्द की एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त एक साथ प्रयुक्त होता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है गाँव गाँव, जो एक गाँव एक शब्द है, इसकी पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और वो भी साथ साथ हो रही है। जैसे काले काले है, ये भी शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो रही है। इसका तीसरा विकल्प दिया गया ए और बी दोनों, और चौथा विकल्प दिया गया राम श्याम। जो राम श्याम है ये अलग अलग, राम अलग शब्द है और श्याम अलग, तो इसका विकल्प सी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न ये क्या है, समास के पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय होता है, ये का काम करता है। यहाँ पर हमें दिया कौन वह समास बताना है जिसका पूर्व पद भी अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है। इसका अव्ययभाव समाज के में पूर्व पद अव्यय होता है और उसके अन्य पद भी अव्यय की तरह काम करते हैं। इसका विकल्प बी अव्ययभाव समाज सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर हमें चार चार विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है नील कमल, नीले हैं जिसके कमल, और दूसरा विकल्प दिया है काली मिर्च यानी जो मिर्च काली है, और तीसरा विकल्प दिया गया है मुख चंद्र यानी जिसका मुख चंद्र के समान है, और चौथा विकल्प दिया गया है रसोई घर। अगर हम रसोई घर का विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर होता है। अब कर्मधारय, हम पहले कर्मधारय समाज के बारे में कर्मधारय समाज की पहचान के बारे में जान लेते हैं। अगर कर्मधारय समाज में विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है, जो, के या समान आदि शब्द आते हैं तो उन्हें कर्मधारय समाज कहते हैं। जैसे हम पहले विकल्प में देख सकते हैं नील कमल, यानी इसका अर्थ विग्रह करेंगे तो नीला है, नीले हैं जिसके कमल, यानी है आ रहा, तो इसमें कर्मधारय समाज होगा। और दूसरा विकल्प है काली मिर्चें, काली है जो मिर्चें, अगर इसमें हो का प्रयोग आ रहा है तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। और तीसरा विकल्प दिया गया है मुख चंद्र, यानी जिसका मुख चंद्र के समान है, यानी समान शब्द का प्रयोग हो रहा है, समान आ रहा है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। और जो चौथा विकल्प दिया गया है यहाँ पर रसोई घर, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो इसमें होता है रसोई के लिए घर। इसमें कर्मधारय की कोई भी गुण इसमें नहीं लग रहा है, तो इसमें जो रसोई घर है इसमें तत्पुरुष समाज है, तो इसका विकल्प डी सही है। 47वां प्रश्न दिया गया है, वाक्य में क्रिया या संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है कारक, दूसरा दिया गया विशेषण, तीसरा दिया गया वचन, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यानी जब संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य जब अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उसका इसका विकल्प है ए कारक सही है। अगला प्रश्न दिया गया, पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया पेड़ से आम गिरी, यानी हमें इस वाक्य से ये बोध हो रहा है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का पृथक हो रहा है, यानी पेड़ से आम अलग हो रहे हैं। अगर जिस भी वाक्य में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का पृथककरण हो रहा है तो उसमें अपादान कारक होता है। इसका विकल्प सी सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमें दिए गए हैं 4 विकल्प, सही युग्म का चयन करना है हमें। पहला विकल्प दिया गया है मोहन मेरा भाई है, और मोहन मेरा भाई है बहुत चमोली में रहता है। हमें दिया गया अन्य, यह अन्य पुरुष समास है। और दूसरा विकल्प दिया गया है यह मेरी किताब है वह तुम्हारी किताब है, यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा दिया गया है सर दरवाजे पर कोई आया है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा दिया गया है सभी युग्म सही है। इस प्रश्न के तीनों विकल्पों में सही सर्वनाम के भेद हैं, और तो इसका विकल्प डी सही युग्म सही है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है जो विशेषण विशेष की माप या तोल या परिमाण का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं। अगर जो विशेषण विशेष की माप या तोल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 1 दर्जन केले, 1 किलो सेब आदि इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। अब हमें संयुक्त वाक्य हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है। अब पहला विकल्प दिया गया है शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। और दूसरा विकल्प दिया गया है बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चलेगी। और तीसरा विकल्प दिया गया राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। जो संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए हमें पता होना चाहिए कि संयुक्त वाक्य की अगर हमें पहचान करनी है तो उसमें संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है जिसमें एक या एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। जिस इसमें दो वाक्यों को मिलाने के लिए जैसे हम और या तथा का प्रयोग करते हैं। जैसा हम पहला दिया गया शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, और इसमें और या तथा का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसका विकल्प ए या संयुक्त वाक्य नहीं है। और जो हमारे बाकी के दूसरे 3 विकल्प हैं राम थोड़ी देर के लिए आई नहीं सॉरी बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चलेगी, यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, यह संयुक्त वाक्य की पहचान है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। और तीसरा विकल्प है राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी, यानी यहाँ पर दो दो वाक्य आपस में मिलाने का कार्य कौन कर रहा है, और तो ये भी संयुक्त वाक्य होगा। अगला अगला विकल्प दिया गया आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, यहाँ पर या का प्रयोग होता है जो संयुक्त वाक्य पहचान कराता है, यानी दो दिया गया तो ये भी संयुक्त वाक्य होगा। तो इसमें से इन चारों विकल्पों में से संयुक्त वाक्य पहला वाला नहीं होगा, तो इसका पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें मिश्र वाक्य 4 विकल्पों में से हमें बताना है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। जैसा पहला दिया गया था पिताजी प्रातः घूमने गए और माताजी सायकाल घूमने जाती है, और तो इसमें और का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या होगा संयुक्त वाक्य होगा। और दूसरा विकल्प दिया गया पुलिस ने चोर को पीटा, यानी यह क्या होगा सरल वाक्य होगा। और तीसरा विकल्प दिया गया यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसलें नष्ट हो जाएगी, अतः यह क्या होगा मिश्र वाक्य होगा। और चौथा विकल्प दिया है राकेश बीमार है, यह भी सरल वाक्य होता है, इसका विकल्प सी इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसलें नष्ट हो जाएगी, ये सही है। अगला प्रश्न है किसी बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें यह बताना है कि अगर किसी भी बड़े नाम पद या आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प दिया गया कोष्ठक, दूसरा दिया गया संक्षेप सूचक, और तीसरा गया विवरण चिन्ह, और चौथा दिया गया अवतरण चिन्ह। इसका विकल्प बी संक्षेप सूचक सही है। अगर हम किसी भी बड़े नाम या पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम संक्षेप सूचक जो इस प्रकार का होता है इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांत काटी रोटी होना इस मुहावरे का अर्थ होता है अधिक मित्रता होना, इसका विकल्प डी सही है। चौथा नहीं अगला प्रश्न है गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर हमें एक मुहावरा दिया है गोबर गणेश होना, इसमें इसके हमें बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं मूर्ख होना, गोबर गैस बनाना, बायोगैस, विद्वान होना, इसका विकल्प ए मूर्ख होना इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे बड़े अंधियारे होए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है,
क्योंकि जब श्लेषांकार तब होता है जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे इस पंक्ति में जो 12 शब्द हैं इसका अर्थ जलने पर और बचपन, इसके दो अर्थ हैं, जलने पर और बचपन। और जो दूसरा शब्द है बड़े, इसका अर्थ होता है बड़ा होना या बुझने पर। और इस था इसका विकल्प सी श्लेषांकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें आशीर्वाद शब्द का, जो आशीर्वाद शब्द है, हमें ये बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है, चार विकल्प दिए गए हैं हमें, इसमें बताना शुद्ध रूप कौन सा है आशीर्वाद शब्द का। तो इसका विकल्प ए आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। हमें दिया गया अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, सम्मार्ग और सन्मुख, सौहर्द्य, और ये सभी अशुद्ध है। यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब जैसे सम्मार्ग है, ये सम्मार्ग हम इस तरह से लिखते हैं, और सन्मुख भी गलत लिख रखा और सौहर्द्य भी गलत लिख रखा, तो इसका विकल्प डी, ये सभी अशुद्ध हैं, इसका ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, अति, धन, अधिक, अत्यधिक, और शोधन, आगत, स्वागत, और ए और दोनों यण संधि, और चौथा विकल्प है सद्धन गुण, सतगुण। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण है। इसका विकल्प है सी, ए और बी दोनों में यण संधि है। अगर ई या ई और व उ या उ के बाद विभिन्न स्वर आए तो ई, छोटी ई का बड़ी ई और य का य हो जाता है, और उ और बड़ा उ का व हो जाता है। तो इसमें इसमें यण संधि का उदाहरण है, ए और बी दो यण संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्या, उत्तधन उन्मत्त में कौन सी संधि है। यहाँ पर हमें विकल्प दिया गया, हमें बताना है इनमें से कौन सी संधि है। और तो इसमें उन्मत्त में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। क्योंकि यदि किसी वर्ग के वर्ण पहले वर्ण जैसे क, च, ट, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। इसका विकल्प बी, व्यंजन संधि सही है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और इसका तीसरा पार्ट हम आपके जल्द ही आपके सामने लाएंगे।